तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार एबी क्लास में। दोस्तों यह चैनल, यह साधन आपके लिए लेकर आया है नया आयाम, ठीक है, जो आपको हम तैयारी का एक माध्यम दे रहा है, नेट और जीआरएफ की। दोस्तों तो इसके पिछले वाले में एक भाग हो गया था, जो हमारा चल रहा है शैक्षिक दर्शन चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम इस उम्मीद से लगेंगे कि जब तक हमारे आपको सफलता मिल नहीं जाती है तब तक हम लगन से धैर्य बनाकर समुचित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। एक महान वैज्ञानिक ने कह के चला गया कि अगर हम उसका अनुसरण करते हैं, उस बातों को सुनिए और ध्यान से गौर करके सुनिएगा, ठीक है। वो क्या कहा था? इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यह निर्भर करता है कि आप किस श्रेणी में रहना चाह रहे हैं, इंतजार करने वाले में रहना चाहते हैं या मेहनत करने वाले में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि नसीब की वजह से कोई सफल होता है, तो ऐसा कतई नहीं होता है, कभी नहीं होता है। नसीब भी साथ उन्हीं का देती है जो मेहनत करते हैं। दोस्तों तो हम लोग अगर सफल होना है हमें आपको, तो किस श्रेणी में रहना है? हमें आपको मेहनत करने वालों के श्रेणी में रहना है, ठीक है। और हमें आपको सफल होके अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और अपने भविष्य के लिए मेहनत करना है। दोस्तों इसी बात को लेकर, इसी वाणी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा, आज की क्लास। दोस्तों जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा नेट जीआरएफ विषय में जान लिया था ना, इसमें कितने विषय होते हैं, कौन सा सामान्य होता है, कौन सा कंपल्सरी सबके लिए जरूरी होता है और कौन सा पेपर जरूरी नहीं होता, इत्यादि बातों को हमने आपने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था, सुन लिया था। उसके आगे हम चर्चा करते हैं। शैक्षिक दर्शन की बात चल रही है, किसकी? शैक्षिक दर्शन की बात चल रही है कि शिक्षा शास्त्र में जो है, शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बिना शिक्षा के दर्शन कुछ भी नहीं है और बिना दर्शन के शिक्षा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर बात किया जाए, शिक्षा क्या है? एक प्रायोगिक क्षेत्र है, एक व्यवहारिक क्षेत्र है, और जो दर्शन है एक सैद्धांतिक क्षेत्र है। सैद्धांतिक मतलब दोस्तों यह कि जो दर्शन होता है वह नियम बनाता है, कानून बनाता है, सिद्धांत बनाता है, और वह बनाता है, और जो शैक्षिक है या शिक्षा है यह उसको प्रयोग करता है, लागू करता है ना। तो दोस्तों इसी बात को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले आज हम लोग अच्छी तरह से शिक्षा के विषय में पढ़ लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं कुछ दार्शनिकों की, मनोवैज्ञानिकों की, तब उसकी पहचान हम लोग आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए सबसे पहली परिभाषा देखते हैं शिक्षा की, जो दिए हैं फ्रॉवेल महोदय, जो कि महान वैज्ञानिक भी रह चुके हैं और दार्शनिक भी हैं। किसने दिया है? फ्रॉवेल की परिभाषा हम लोग देखते हैं पहले। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियों को, बाहर प्रकट करता है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भी परिभाषा है। स्वामी विवेकानंद, इनकी भी महत्वपूर्ण परिभाषा है। शिक्षा मनुष्य के अंदर, इनकी परिभाषा क्या है दोस्तों? शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित
पूर्णता का प्रदर्शन है ठीक दोस्तों। तो यह कुछ दो महान व्यक्तियों की हम लोग परिभाषा देखते हैं और इनके माध्यम से, इनके परिभाषा के माध्यम से हम लोग शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा की अगर संकीर्ण विचारधारा जाए, छोटी विचारधारा देखा जाए, तो विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वही एक संकुचित परिभाषा है। लेकिन अगर बात किया जाए व्यापक क्षेत्र पे, बड़े पैमाने पे शिक्षा क्या होता है, तो बालक के, आइए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखते हैं। तो फ्राइबल ने क्या कहा है, शिक्षा एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है जो बालक के जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालती है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस, ठीक है, तो बालक के जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालती है। बालक के अंदर जन्मजात शक्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं? जन्मजात शक्तियां दोस्तों जैसे उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता, ना उसकी चारित्रिक क्षमता और उसकी समस्या समाधान करने की योग्यता क्षमता इत्यादि जो क्षमता होती है, भाषा योग्यता क्षमता, जैसा कि चोम्स्की ने अपने सिद्धांत में बता दिया है कि जो बच्चे की भाषा होती है वो उसकी जन्मजात क्षमता होती है। तो ये सब जो उसके अंदर जन्मजात क्षमता गुण अवगुण पाए जाते हैं, जब उसको बाहर प्रकट वातावरण निकाला जाता है वही शिक्षा है, अन्यथा शिक्षा कुछ भी नहीं। जब तक बालक के हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते वह शिक्षा नहीं कर सकते हैं फ्राइबल महोदय के अनुसार। और वास्तव में अगर देखा जाए कहीं न कहीं ये बहुत सही कहे हैं इन्होंने कि जब तक कोई बालक अपने शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, सामाजिक योग्यता, रुचि, अपनी विशेषता, गुण अवगुण इत्यादि को न पहचान ले, उसके अनुरूप अपना और अपने समाज का विकास करे, वही शिक्षा कहा जाता है। दोस्तों एक महान व्यक्ति हैं हमारे आपके जीवन काल में, या लगभग सभी लोग इनसे, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, जिन्होंने भी ध्यान से सुन रहे हैं या समाज में सामाजिक प्राणी है जो जागरूक है, स्वामी विवेकानंद को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानना होगा। यही एक ऐसे मानव, कहने का मतलब व्यक्ति थे जो पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाई थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इन्होंने शिकागो में बहुत अच्छा भाषण दिया था और वहीं से भारत को विश्व गुरु के रूप में दर्जा मिलना प्रारंभ हो गया था। दोस्तों तो इनकी परिभाषा क्या है? शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित मतलब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। सन्निहित मतलब ये होता है दोस्तों, बालक के अंदर जो विद्यमान है, व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां विद्यमान है उसका प्रदर्शन करना, कहाँ? वातावरण में बाहर प्रदर्शन करना, बाहर निकालना, जिससे वह अपने सभी जीवन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर ले, वही क्या होता है? शिक्षा होता है। तर्क वितर्क कर ले, योग्यता उसके अपने पहचान ले, क्षमता पहचान ले, उसकी अनुरूप वह अपना व्यवहार करे, वही शिक्षा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा दो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या दो वैज्ञानिकों के अनुसार हमने देखा कि शिक्षा क्या होती है, इनके परिभाषा के अर्थ को समझा जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। कमेंट के माध्यम से अगर हमारा हौसला अफजाई लोग करेंगे तो गारंटी है कि हम भी अपना 100% देंगे और आप भी अपना 100% देंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाते। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, इसके आगे चलते हैं। तो यह थी, हम लोगों ने परिभाषा देख लिया और इसके पश्चात आइए देखते हैं कि यह थी परिभाषा। तो हम लोगों ने शिक्षा के विषय में जान लिया, समझ लिया। हम लोग देखते हैं कि दर्शन क्या होता है। दर्शन के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हम लोगों ने शिक्षा के परिभाषा को देखा, उसके अर्थ को जाना, इत्यादि को जान लिया। अब हम लोग शिक्षा के अर्थ को जानेंगे, उसके दर्शन के अर्थ को जानेंगे, दर्शन की परिभाषा को जानेंगे, तत्पश्चात दोनों को मिलाएंगे कि शिक्षा क्या अलग है दर्शन से या एक है ये। आइए देखते हैं दर्शन क्या होता है। तो दोस्तों भाइयों, ये जो दर्शन है यह फिलोसॉफी शब्द से बना है। फिलोसॉफी शब्द से बना है। यह जो फिलोसॉफी है आंग्ल भाषा के, किसके? आंग्ल भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। आंग्ल भाषा के
माफ करिएगा दोस्तों, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के फिलोस धन सोफिया, फिलोस धन सोफिया। तो दोस्तों फिलोस का अर्थ क्या होता है? फिलोस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, प्रेम या अनुराग फिलोस का अर्थ होता है। और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात अगर हम फिलोसॉफी या दर्शन का शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो ज्ञान के प्रेम को या ज्ञान के अनुराग को क्या कहते हैं? ज्ञान के प्रेम को, ज्ञान के प्रेम को दर्शन कहते हैं। दोस्तों यह है आपका, ठीक है, फिलोसॉफी जो होता है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किसका? फिलोस धन सोफिया। ठीक है, फिलोस का मतलब होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। मतलब प्रेम के ज्ञान के प्रेम को या ज्ञान के अनुरोध को क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। ठीक, आइए इसके हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाएगा इसका? यह जो होता है दृश्य दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है। किस धातु से? दर्शन दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु, दृश्य का मतलब होता है देखना, देखना। ठीक है, एक वाक्य और है जो कहां पे मिलता है? यह भगवत गीता में मिलता है। उसमें क्या लिखा गया है? दृश्यते अनेन दृश्यतः, दृश्यते अनेन दृश्यतः। इसका अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यह भगवत गीता में लिखा हुआ है। इसका मतलब वो होता है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा देखा जाए वही क्या होता है? दर्शन होता है। जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए वही क्या है? दर्शन है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसके माध्यम से हमें आपको ज्ञान प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं ना, वही क्या है? दर्शन है। तो दर्शन में कैसा ज्ञान अर्जित करेंगे? दर्शन विषय में हम विचार का प्रतिपादन करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, आत्मा परमात्मा इत्यादि का अध्ययन करते हैं कि यह संसार जो है या क्या है, वास्तविक है या अवास्तविक है इत्यादि के विषय में जिसका हम अध्ययन करते हैं वही क्या है? दर्शन है दोस्तों। तो इसके परिभाषा को, इसके अर्थ को हम लोगों ने जान लिया ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या है, और इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या इसका अर्थ है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। महात्मा गांधी ने इसको किस तरीके से परिभाषित किया है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है इत्यादि विषय में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव और प्रकृति उसके विषय वस्तु है और जिसको जानने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी की परिभाषा है दोस्तों दर्शन की। दर्शन में महात्मा गांधी की परिभाषा है, उन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि दर्शन एक प्रयोग है, दर्शन एक
प्रयोग है। दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मनुष्य और जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व और सत्य उसकी विषय वस्तु है, जिसमें हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह है महात्मा गांधी, ठीक है, प्रसिद्ध विचारक, प्रसिद्ध दार्शनिक जो महात्मा गांधी है, उनकी यह परिभाषा है। दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मनुष्य का व्यक्तित्व, मानव का व्यक्तित्व और सत्य उसकी क्या है, विषय वस्तु है। कहने का मतलब यही विषय वस्तु है जिसमें कोई दार्शनिक क्या करता है, प्रयोग करता है, जिसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। इस अर्थार्थ में जो होता है, देखिए जैसे हम लोग विज्ञान वर्ग में या विज्ञान जैसे प्रयोगशाला में जाते हैं, प्रयोग करते हैं ना किसी केमिकल पर ना, तो एक केमिकल को प्राप्त करने के लिए उसमें 2-3 प्रकार के केमिकल को मिलाते हैं, मिश्रण करते हैं, तत्पश्चात परिणाम या उत्पाद के तौर पे जो निकलता है वही उसका प्रमाण होता है, यही उसका परिणाम होता है। दोस्तों यहाँ भी जो दर्शन है महात्मा गांधी के अनुसार वह क्या है, एक जैसे यह दर्शन है। दर्शन क्या है, यह एक प्रयोग है या एक लाइब्रेरी है, एक प्रयोगशाला है जिसमें मानव का व्यक्तित्व और सत्य क्या है, ये दो क्या है, इसकी विषय वस्तु है। इसी में प्रयोग किया जाता है ना कि मानव का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, क्या मानव विचारशील है, क्या मानव आदर्शवादी है, क्या मानव प्रयोजनवादी है, कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, इसकी खोज की जाती है। उसके व्यक्तित्व क्या होता है, तो मानव का वह गुण जिसके माध्यम से उसकी एक विशेष पहचान होती है, वही उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, इस पर खोज की जाती है। बाकी सत्य क्या है, क्या जो संसार है यह सत्य है या क्षणिक भंगुर है, संसार जो होता है क्या यह केवल मोहमाया है ना, क्या हमारा शरीर नाशवान है, इत्यादि बातों का जो हम खोज करते हैं वही क्या है, सत्य है। और इन सब के लिए हम खोज करने के पश्चात प्रमाण प्राप्त करते हैं, वही क्या है, दर्शन है महात्मा गांधी के अनुसार परिभाषा। तो हम लोगों ने परिभाषा के माध्यम से भी दर्शन को देख लिया, इसके अर्थ को देख लिया। अब आइए देखते हैं दर्शन के तत्व। दोस्तों दर्शन के तत्व क्या क्या है इत्यादि विषय को देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं, शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। तो शिक्षा दोस्तों क्या होता है, यह एक व्यवहारिक पक्ष होता है, पूछा हुआ प्रश्न है, व्यवहारिक या प्रायोगिक पक्ष होता है। और जो दर्शन होता है दोस्तों यह सैद्धांतिक पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है, सैद्धांतिक पक्ष होता है। या कहने का मतलब जो दर्शन होता है वह नियम और कानून बनाता है, और जो यह शिक्षा होता है उस नियम कानून को क्या करता है, प्रयोग करता है, लागू करता है ना। जैसे अपने देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है, संविधान में जो नियम कानून बनाते हैं वो बनाता कोई और है, और उसका जो पूरे देश में जो जनसंख्या पर लागू करते हैं वो लागू कोई और करता है। तो कहने का मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा के दर्शन क्या है, एक व्यापक है, दर्शन एक व्यापक क्षेत्र है। और जो शिक्षा है यह दर्शन के अंतर्गत आता है, इसे हम गौण कर सकते हैं। ठीक है, गौण कर सकते हैं।
शिक्षा का व्यापक क्षेत्र क्या है? दर्शन कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा ये तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन भरा रहता है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका तब तक समस्या आती रहेगी ना। अगर दर्शन के क्षेत्र की बात की जाए तो दर्शन के जो मूल होते हैं 3 क्षेत्र होते हैं। मूल क्षेत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला है तत्वमीमांसा, तत्वमीमांसा पहला। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, और तीसरा है आचार मीमांसा। आचार मीमांसा। दोस्तों 3 यह मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 और मिलता है, वो तीनों क्या है? मनोविज्ञान एक है, और एक है सौंदर्य शास्त्र, और एक और है जिसे हम कहते हैं तर्कशास्त्र। दोस्तों अगर पूछा जाए कि परीक्षा में कि मूल तत्व कितने होते हैं, वह केवल 3 होते हैं, तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। और गौण की बात कर दिया जाए तो गौण होते हैं मनोविज्ञान होता है, सौंदर्य शास्त्र होता है, तर्कशास्त्र होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग को मुलाकात होगी अगले वीडियो में इसी स्थान पर, इसी चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।